हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी तक हमने देखा जीडीपी, उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रोडक्शन मेथड और हमने देखा पीसीआई, पर कैपिटा इनकम और हमने देखा जीडीपी वर्सेस जीएनपी और एनएनपी और आपके डेप्रिसिएशन माइनस करके कैसे अपन बाकी चीज़ें निकालते हैं। अभी हमें देखना है आगे बढ़ने से पहले अगर आपको रियल जीडीपी समझना है और कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, अगर ये सब आपको टर्मिनोलॉजीज़ समझनी है अच्छे से जीडीपी की और रियल जीडीपी क्या होता है, तो उसके लिए फाउंडेशन सेट ये लेक्चर करेगा। जीडीपी की हमने अच्छी-अच्छी बातें तो बहुत की, पर कुछ जीडीपी में प्रॉब्लम भी है कि नहीं? जीडीपी को कैलकुलेट करने के मेथड्स में क्या प्रॉब्लम है, वो भी हमें देखना है। अभी तक हमने बस अच्छी-अच्छी बातें की हैं, अभी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें डिस्कस करनी है जीडीपी को कैलकुलेट करने में, क्या वो सही पिक्चर दिखाती है कि नहीं? तो लेट्स स्टार्ट विद 2 टर्मिनोलॉजीज़, one is फैक्टर प्राइस एंड अनदर इज़ मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक टूथब्रश बनाता हूँ, वो ₹100 का पड़ता है आपको। अच्छे वाले की बात कर रहे हैं, वैसे ₹20 में भी आ जाता है। मान लीजिए वो ₹100 में बनता है। उसमें क्या है मेरा प्लास्टिक का रॉ मटेरियल, ब्रशेज़ कहाँ से आ रहे हैं, जिस फैक्ट्री में बना रहा हूँ, कौन लेबर है, उसको बनाने का खर्चा, रॉ मटेरियल को खरीदने का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, मशीन को जो ब्रश बनाना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च हो रही है, ये सारी चीज़ें जो उसको प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, इंक्लूडिंग माय प्रॉफिट। इंक्लूडिंग माय प्रॉफिट, दैट इज अ फैक्टर प्राइस। लेट्स सपोज वो ₹100 बनता है, वो आपको मिलेगा ₹118 का, क्योंकि ₹18 जीएसटी है। तो ₹100 आपका फैक्टर प्राइस है और ₹118 आपका मार्केट प्राइस है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये अभी हमें सीखना है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस को क्यों कैलकुलेट किया जाता है। आप बोलेंगे यार मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है? ये इवन हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये इसका रिलेवेंस जीडीपी में क्या है? ये ऑब्वियसली एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, एक मार्केट कॉस्ट होती है। अभी हम यहाँ जीडीपी में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये अभी आपको देखना है। तो मैं आपको बोलूँगा, इसकी बहुत सारे रिलेवेंस। लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है? जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, अपना मशीन से रॉ मटेरियल ले रहे हैं कहीं से या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो फैक्टर प्राइस है, वो कितना कम आ रहा है? क्योंकि आपको 2 कंट्री के प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अगर कंपेयर करना है, क्यों चाइना कम पैसे में सेम चीज़ बना रहा है? क्यों हम ज़्यादा पैसों में बना रहे हैं? हमारे पास ऑटोमेशन की कमी है? क्या हमारे पास ठीक टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी नहीं है? क्या हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है? तो एक जीडीपी में ये हिस्सा हमें पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है कि हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है? क्या हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है? क्या हमारे पास उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रॉपर नहीं है? तो ये पूरा क्वालिटी और पूरा प्रोडक्शन फ्रेमवर्क हमें ट्रैक्टर प्राइस से पता चलता है। लेट्स सपोज माइक्रोमैक्स भी फ़ोन बना रहा था और ये रियलमी, वीवो जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है और ये सब मिलके इंडिया में बना रहे थे। पर माइक्रोमैक्स इतनी एफिशिएंटली क्यों नहीं बना पाया? हो सकता है उसके बहुत सारे अलग रीज़न हो, मार्केट में उनके पास उतना कैपिटल ना हो, बट लोन वगैरह के हमेशा चांसेस रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा मार्केट कैप था माइक्रोमैक्स के पास 2013 और 12 के आसपास। बट वो पूरा फेल हो गए क्यों? क्योंकि ये जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट में हैं। सैमसंग से वो कॉम्पीट कर पा रहा था, बट सैमसंग अभी भी कॉम्पीट कर पा रहा है वीवो से। आप देखेंगे एक भी बड़ा मार्केट में फ़ोन जो इंडियन ब्रांड का हो, मार्केट में नहीं है। चाइनीज़ है, कोरियन ब्रांड है, आपके पास यूएस ब्रांड है मार्केट में, बट आपके पास अपना नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स हैं? अब इस फैक्टर प्राइस से पता चलता है आपकी कंट्री में क्या एफिशिएंसी। लेट्स सपोज आप कोई भी शूज़, नाइकी का शूज़, एडिडास का शूज़ इंडिया में बना रहे हैं उसे और वही शूज़, सेम मशीनरी, सेम सब कुछ, वो वियतनाम में भी बन रहा है। वियतनाम का आपसे सस्ता है कि नहीं? तो ये कंपैरिज़न आपको कहाँ से मिलेगा? ये कंपैरिज़न मिलेगा आपको फैक्टर प्राइस से। क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है वियतनाम में ज़्यादा टैक्स हो या कम टैक्स हो और आपके 18% जीएसटी या हो सकता है 28% हो किसी प्रोडक्ट पे या 12% हो, देयर फ्रॉम द स्लैब। तो ये आपको कैलकुलेशन कहाँ से मिलेगी? ये आपको कैलकुलेशन मिलेगी फैक्टर प्राइस से। तो आप बोलेंगे मैंने जीडीपी जो कैलकुलेट किया वो फैक्टर प्राइस पे की। ये सही पिक्चर है अगर आपको 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करना है।
ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया क्यों आपका सेक्टर प्राइस मार्केट प्राइस इज रिक्वायर्ड टू टू कैलकुलेट द जीडीपी। ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गई, बट नेक्स्ट क्या, ये और क्यों चाहिए? आपने दो कंट्री को कंपेयर करना है, आपने फैक्टर प्राइस को कंट्रोल की। मान लीजिए यूएस से कोई इनोवेशन आता है, चैट जीपीटी टाइप या डीप सीक जैसे चाइना से आ रहा है, और यहाँ पे और उसकी कॉस्ट, इनोवेशन की कॉस्ट, जैसे आप मान लीजिए कोई मेडिसिन है, फार्मा मेडिसिन है, आपने क्या किया उसको, आपने इनोवेट किया, जेनरिक मेडिसिन बनने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बट आपने उस पे रिसर्च किया है, पेटेंट किया है, पूरा 20 साल रिसर्च किया है, नाउ यू वांट टू मेक मनी और आप उसको 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। फैक्टर प्राइस आपका वो है 1 लाख रुपए, बट ये गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करेगा? गवर्नमेंट जाएगी, हम इस पे कि हम उस पे 28% टैक्स लगाएँगे, हम इसे लग्ज़री माने, तो क्या होगा कि यूएस से हमारे पास मेडिसिन आ रही है, वो 1,28,000 की मिलेगी और जो इंडिया में है मेडिसिन, वो 1,12,000 की मिल जाएगी आपको या और सस्ती मिल जाएगी आपको। तो मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस इसलिए इम्पोर्टेंट है टू जज वेयर टू पुट दिस थिंग इनटू द पिक्चर। एक और एग्जांपल बहुत अच्छा समझते हैं। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। गुजरात के कुछ फूड वेंडर्स जो आपके केला आपका एक्सपोर्ट करते थे, तो वो सब बोल एक बार पहुँचे मोदी जी के को बोलते हैं, "मोदी जी हमारे पास हाईवे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर हमें मुंद्रा शिपिंग पोर्ट है, वहाँ तक अगर हमें ट्रक ले जाना है और ट्रक बम्पी होता है, सस्पेंशन उतना काम नहीं करता है, हाईवे उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तो हमारे केले में बहुत नुकसान हो जाता है। ऊपर के केले साइज़ बच जाते हैं, पर नीचे वाले उनके दब जाते हैं, तो हमारे कुछ 10 से 15% नुकसान हमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे मोदी जी क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा हाईवे बना सकते हैं। या एक ट्रेन की पटरी बिछा सकते हैं, भुज से लेके मुंद्रा एयरपोर्ट तक, जो कि है, पर ये एक रियल इंसिडेंट है। तो यहाँ पे आपको पॉलिसी मेकिंग में आपको समझ में आ गया कि अच्छा, ये आपकी फैक्टर कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपका लॉस ज़्यादा है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, क्वालिटी आपकी इम्प्रूव नहीं है, तो आपको यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग करनी है। अब क्या हुआ अगर वो खराब नहीं होगा केला तो क्या करेंगे? उनका 15% माल बच गया। तो जो पहले माल मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे केला, अब वो 15% एक्स्ट्रा करेगी तो 1,15,000 रुपए आ गए उनके पास। ये जो भी अमाउंट आएगा एक्स अमाउंट, ठीक है? मान लो 15% खराब नहीं हुई, कुछ फिर भी रोड बनने से या उतारने या चढ़ाने में कुछ नुकसान हुआ, फिर भी कुछ डेल्टा उनको मिलेगा। डेल्टा मतलब कुछ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पॉलिसी मेकिंग में आपको फ़ायदा मिलता है, फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस। अब क्या जो सारा फैक्टर प्राइस ही है तो मार्केट प्राइस आप पे जो इम्पोज़ किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए। अब एक और केस समझते हैं। मान लीजिए कहीं हम राइस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है? तो राइस में क्या है, राइस मिल रहा है ₹70 किलो, बट उसकी फैक्टर कॉस्ट क्या है? उसकी फैक्टर कॉस्ट है ₹80। तो आप कहेंगे वो ₹70 कैसे मिल रहा है? उसका मार्केट प्राइस कम है, आपका उसका फैक्टर प्राइस ज़्यादा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हमें अपने किसानों को भी अपलिफ्ट कराना है। अगर वो 80 का फैक्टर प्राइस है और हम उस पे टैक्स और इम्पोज़ कर देंगे, तो क्या होगा? मान लीजिए हमने ₹20 टैक्स लगाया तो वो ₹100 किलो मिले। तो क्या हम वियतनाम से कम्पीट कर पाएँगे? क्या हम थाईलैंड से कम्पीट कर पाएँगे? या हम इजिप्ट से कम्पीट कर पाएँगे? या ब्राज़ील से कम्पीट कर पाएँगे जो भी उनके राइस एक्सपोर्ट हो रहे हैं? नहीं। तो ये हमें इस तरीके से बाकी चीज़ों में भी मार्केट प्राइस बताता है कि कहाँ सब्सिडी देनी है और कहाँ ज़्यादा आपको जीएसटी लगानी है या फिर कोई भी टैक्स लगाना है। अब इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपका पेट्रोल और डीज़ल भी है। ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो आप इसे कंट्रोल कैसे करती हैं? क्योंकि आपको एक स्टैटिक प्राइस रखना है। तो आप क्या करते हैं? आपके डॉलर और रुपीज़ का भी रेट बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो आपको सिखाऊँगा, कैसे इन्फ्लेशन से वो एडजस्ट करते हैं, कैसे वो मार्केट प्राइस से एडजस्ट होता है। बट मान लीजिए डॉलर का प्राइस भी ऊपर-नीचे जा रहा है, क्रूड ऑयल भी ऊपर-नीचे जा रहा है, उसका भी प्राइस। तो क्या करेंगे? मान लीजिए कम जा रहा है, तो ज़्यादा उस पे टैक्स लगा दिया, ठीक है? तो वो ₹95 पर लीटर आपको मिलता रहेगा और मान लीजिए 25 या प ₹30 का उस पर टैक्स देंगे। और अगर वो प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ महँगाई मिलेगी। अगर प्राइस ऊपर जाने से हमने वो ₹25 का प्रॉफ़िट फ़िक्स रखा, तो ये ₹95 का था, हमने ₹25 उस पे टैक्स लगाए। अगर वो 100 हो गया और 25 हमने फ़िक्स रखा, तो कितना हो गया? ₹125। तो यहाँ पे हमें ये देखना है तो कि हम अपना प्रॉफ़िट मार्जिन थोड़ा कम करें, ये गवर्नमेंट का काम है।
अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो सारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो, सारा जितना भी प्रोडक्शन फैक्ट्री है उनमें आपका खपत बढ़ेगी, क्योंकि वो पेट्रोल तो खरीदेंगे ही। उनकी मशीन चल रही है, डीजल जनरेटर चल रहे हैं, ट्रक जितना मूवमेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस को बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिसी मेकर को समझना। तो जब हम बात करेंगे, जब 2 इकोनॉमिस्ट बात करेंगे तो हमें ये पूछना है, जो आप जीडीपी कंपेयर कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हो? फैक्टर प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे? क्योंकि फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों अलग-अलग होंगे। हो सकता है वियतनाम 30% टैक्स ले रहा है और हम 18%, और फिर भी उनका मार्केट प्राइस हमसे कम है। तो मतलब उनका सेक्टर प्राइस बहुत एफिशिएंट है। वहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। क्या इनोवेशन की ज़रूरत है? क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो हम दोनों बना रहे हैं पर वो सस्ता बना रहे हैं? हो सकता है कुछ इन्होंने इनोवेशन किया या अच्छी मशीन लाई, तो वो मशीन को हम क्या करेंगे, हम उस पे रिबेट देंगे या सब्सिडी देंगे। आप लेके आइए, आपको इसको ईज़ी लोन देंगे इन मशीन्स पे हम। जैसे हम टनल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जो टनल बनाते हैं हम, जो मशीन्स आती हैं, वो जर्मनी को हम ऑर्डर देते हैं, पर वो बनाते चाइना में हैं। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा, जो भी आपका वेंडर है हमारा, जैसे जिसने हाईवे बनाया है, हम उस जो मशीन अगर वो इम्पोर्ट करेगा तो हम उसे उस पे टैक्स नहीं लगाएँगे, कस्टम नहीं लगाएँगे। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग ये गवर्नमेंट को फ़ायदा करते हैं। फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंशिएट कैसे करना है? अगर आपको 2 चीज़ें कंपेयर करनी है तो वो कैसी करनी है? और आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है तो वहाँ पे कैसे फ़ायदा होगा? कहाँ सब्सिडी देनी है, कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा? ठीक है? बहुत आसान था। अगर आपके क्या सुझाव है मुझे बताइए कमेंट में। और आप किसी और एग्ज़ाम्पल से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बहुत ही एफिशिएंटली? तो बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं सेक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में आपसे आपके इंटरव्यूअर पूछ लें, हो सकता है ये पेपर में आ जाए, प्रीलिम्स में, हो सकता है ये आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करें, वो बोलेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें, इसलिए फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस इम्पोर्टेंट। अभी आप पूछेंगे, तो इंडिया जो जीडीपी कैलकुलेट करता है वो फैक्टर प्राइस पे करता है या मार्केट प्राइस? देखिए, अगर हम पहले की बात करें, जीएसटी आने से पहले, मतलब 2016 से बात पहले की बात करें, तो हर स्टेट का टैक्स अलग था, वैट लगता था, बहुत सारी चीज़ें थी। स्टेट ड्यूटी लगती थी, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएँगे, आपने देखा होगा पहले बहुत लंबी-लंबी लाइन लगी रहती थी ट्रक्स की, जब अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर। तो अभी क्या हुआ उन्होंने, तो इससे हमने जीएसटी से रिफ़ॉर्म ये किया कि हमने पूरा कंट्री में एक टैक्सेशन सिस्टम के अंडर लेके, और अभी इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, जो ब्रश यहाँ पे ₹118 का है, वो आपके यहाँ भी चेन्नई में भी ₹118 का मिलेगा, और असम में भी वो ₹118 का मिलेगा, और कहीं मेघालय में भी वो 118 का मिलेगा, और कश्मीर में भी वो 118। तो इससे ये फ़ायदा हो। तो हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, पहले फैक्टर प्राइस पे करते थे, पर अब हम मार्केट प्राइस पे करते हैं। और ऐसे ही जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो अपनी इकोनॉमी, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी की मैं बात करूँ, जैसे यूएस है, जर्मनी है, जापान है, ये सारे लोग अपनी जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? उससे उनको पता चलता है कहाँ पे हमें पॉलिसी मेकिंग करनी है, कहाँ पे हमें एनालाइज़ करना है डेटा। हो सकता है जैसे टेस्ला की कार बहुत महँगी है, क्योंकि हो सकता है यूएस का टैक्सेशन डिफरेंट हो, और ये चाइना की बीवाईडी जो कार है, ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट को इन्वेड कर रही है यूएस में, नाउ दिस इज़ अ मेन कॉम्पिटिटर ऑफ द टेस्ला। तो हो सकता है गवर्नमेंट को यहाँ पे पता चले हो कि आई हैव टू रिड्यूस द टैक्स फॉर द ईवी दिस टेस्ला। तो क्या होगा? वो भी कॉम्पिटिशन में दोनों बन जाएँगे। हो सकता है मान लीजिए उन्होंने 10% टैक्स कम किया, और जो पहले 1 करोड़ की कार थी, वो अब 90 लाख की पड़ेगी, और सेम वो चाइना से कम्पीट कर पाएगी। चलो, तो ये सारी इकोनॉमीज़ हैं, एक मार्केट प्राइस पे कंपेयर करती हैं। फिर उसको देखते हैं कि हमारा टैक्सेशन का कितना डेल्टा है, और उसके हिसाब से सब्सिडी देनी है या टैक्स बढ़ाना है, या टैरिफ लगाने हैं, या क्या करना है। तो ये सब फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज़? तो मुझे बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं? कैसा लगा लेक्चर? और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे रियल जीडीपी क्या है। अगर 2 इकोनॉमिस्ट बात करेंगे, वो कभी भी नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करेंगे। नॉमिनल जीडीपी जो अभी तक हमने सीखी, वो हमेशा इकोनॉमिस्ट बात करेंगे रियल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी के साथ हमने अच्छी-अच्छी बातें कर ली, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है? तो अगले लेक्चर में देखेंगे रियल जीडीपी। बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी गाइस। कीप क्यूरियस, कीप
Keep learning. Thank you for being with me.